नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, स्वागत है। धन्यवाद। क्या सिर्फ गुड़ मिल जाना सुखी वैवाहिक जीवन की गारंटी है? जानने के लिए देखिए कालचक्र। विवाह को एक नए जीवन की शुरुआत माना जाता है और आमतौर पर हमारे समाज में शादी के लिए कुंडली मिलान बहुत महत्वपूर्ण है। अब सवाल ये उठता है कि क्या गुण मिलान सुखी वैवाहिक जीवन की गारंटी है? क्या गुण मिलान करने से हर सुख और खुशी मिल सकती है? साथ ही कुंडली मिलान करते वक्त हम सभी को किन बातों का खास तौर पर बहुत ध्यान रखना चाहिए? आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको गुण मिलान से जुड़ी बहुत खास और जरूरी जानकारी देंगे। तो आज की अपनी खास चर्चा की, और ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण भी है। आज आपको कई ऐसी बातें पता चलेंगी जो आप पहले नहीं जानते थे कुंडली को लेकर। तो सबसे पहले पंडित जी से यही सवाल करते हैं कि गुण मिलान आखिर होता क्या है? शादी से पहले क्यों गुण मिलान किए जाते हैं? क्यों जरूरी है ये? पंडित जी बताइए, क्योंकि ये अक्सर यहाँ पर हिंदुस्तान में हम देखें तो अमूमन जो जानकारी रखते हैं तो वो गुण मिलान को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। कई बार तो गुण मिलान नहीं होते तो रिश्ते भी नहीं होते हैं। देखो, सही बात तो ये है कि गुण मिलान की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है और विवाह के पूर्व कुंडली मिलान सिर्फ एक परंपरा नहीं है। ये भावी दंपति के स्वभाव, गुण, प्रेम और आचार व्यवहार के संबंध में जानकारी हासिल करने का एक जरिया है। विवाह को एक नए जीवन की शुरुआत माना जाता है और आमतौर पर गुण यानी अष्टकूट मिलान से विवाह की संभावनाओं का एक आकलन किया जाता है। वैसे सनातन धर्म में मनुष्य के जीवन के 16 संस्कार माने गए हैं। उन्हीं 16 संस्कारों में से विवाह भी एक संस्कार है। जिस तरह से यज्ञोपवीत एक संस्कार है, अन्नप्राशन संस्कार है, कर्णछेदन संस्कार है, मुंडन संस्कार है, उसी तरह से विवाह भी एक संस्कार है। गुण मिलान में अष्टकूट यानी 8 चीजें हैं उसमें, जैसे वर्ण, वस्य, तारा, योनि, ग्रहमैत्री, गण, भकूट और नाड़ी। ये 8 चीजें हैं। परस्पर वर कन्या के ये दोनों चीजों का मिलान किया जाता है। इसमें सभी 8 श्रेणियों को 1 से 8 तक के गुण दिए गए हैं जो उत्तरोत्तर बढ़ते जाते हैं। पहले में 1 है, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवें में 5, छठवें में 6, सातवें में 7, आठवें में 8। अगर इन सब का आप जोड़ कर देंगे तो आपको मिलेगा 36 गुण। तो विवाह के समय 24 या उससे ज्यादा गुण मिलना बहुत ही शुभकारी माना जाता है। लेकिन क्या सिर्फ गुण मिल जाना सुखी वैवाहिक जीवन की गारंटी होती है? तो मैं कहूंगा नहीं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि गुण मिलान में वर्ण, वश, तारा, योनि, ग्रहमैत्री, गण, भकूट और नाड़ी का क्या महत्व है। वर्ण, पहला गुण वर्ण है। वर्ण लड़का लड़की की मानसिक अनुकूलता पर प्रभाव डालता है। ये वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये राशियों के अनुसार 4 वर्ण होते हैं। अगर कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है और उसकी राशि के अनुसार उसका वर्ण शूद्र बनता है तो कुंडली शूद्र वर्ण के आधार पर ही मिलाई जाएगी। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है तो वो कुंडली मिलान के समय ब्राह्मण ही माना जाएगा। और यदि कोई ऐसे जाति में पैदा हुआ है और ब्राह्मण वर्ण में पैदा हुआ है तो उसका ब्राह्मण के ही प्रकार से कुंडली मिलाई जाएगी, क्योंकि राशियों के हिसाब से वर्ण होता है। और इसमें कहते क्या है? वरस्य वर्ण तोधिका नतस्य बुधई गणई। इसका अर्थ ये होता है कि वर का वर्ण हर समय कन्या के वर्ण से ऊंचा होना चाहिए। वरस्य वर्ण तोधिका नतस्य बुधई गणई। कन्या के वर्ण से वर का वर्ण जो है हर समय उच्च कोटि का होना चाहिए, या दोनों का वर्ण
बराबर होना चाहिए। अगर वर का वर्ण नीचा हो गया, कन्या का वर्ण ऊंचा हो गया, तो इसमें 0 गुण मिल जाता है, 1 गुण नहीं मिलता है, 0 गुण मिलता है। ये बात समझने की है। अब रही बात वर्ष की, तो ये निर्धारित करने में मदद करता है कि लड़का या लड़की में से कौन ज्यादा प्रभावी और नियंत्रण करने वाला होगा। और तारा की बात आ गई, तो तारा का संबंध लड़का लड़की के भाग्य से होता है। इसी तरह से योनि हो गई, हर नक्षत्र को एक योनि दी गई है, इसी के अनुसार व्यक्ति का मानसिक स्तर बनता है। विवाह में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होने पर निर्भर करता है। जैसे किसी लड़के की अश्व योनि हो गई और लड़की की महिष योनि हो गई, तो महिष और अश्व, घोड़ा और भैंसे में बड़ी दुश्मनी होती है। कहीं भी अगर घोड़े को भैंसा देख लेगा तो उसको मारने दौड़ेगा, भैंसे को घोड़ा देख लेगा तब उसके लिए वो हिनहिनाएगा, पटपटाएगा। ये दोनों की जो शत्रुता है ये आजीवन से है, किसी ने इनको सिखाया नहीं है कि आप एक दूसरे के दुश्मन हो। जैसे सांप और नेवला एक दूसरे को देखकर लड़ जाते हैं, इनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि आप इनके साथ दुश्मनी करिए, लेकिन प्रकृति प्रदत्त इनमें लड़ने की क्षमता होती है। उसी तरह से अश्व और महिष में भी होती है। तो योनियों का विचार करते समय ये बात ध्यान दिया जाता है कि योनियां परस्पर में मित्र हैं कि शत्रु हैं। अगर शत्रु हैं तो शायद वैवाहिक जीवन के लिए उचित नहीं है। इसी तरह से ग्रह मैत्री, भावी दंपत्ति के बीच बौद्धिक और मानसिक संबंध को ग्रह मैत्री कहा जाता है। ग्रह मैत्री का मतलब हुआ कि जैसे किसी का राशि स्वामी बृहस्पति है और किसी का राशि स्वामी चंद्रमा है, तो एक ग्रह मैत्री बहुत अच्छी हुई। लेकिन किसी का ग्रह राशि स्वामी चंद्रमा है और किसी का राशि स्वामी शनि है, तो ग्रह मैत्री बहुत खराब हुई। और गण का संबंध जो है, गण 3 प्रकार के होते हैं, देवगण, मनुष्यगण, राक्षसगण। देव का देव में विवाह हो सर्वोत्तम, देव का मनुष्य में विवाह हो उत्तम, देव का राक्षस से विवाह हो अधम, राक्षस का राक्षस से विवाह हो उत्तम, राक्षस का मनुष्य से विवाह हो मध्यम, राक्षस का देव से विवाह हो अधम, मनुष्य का मनुष्य से विवाह हो उत्तम, मनुष्य का देव से विवाह हो उत्तम, मनुष्य का राक्षस से विवाह हो मध्यम। तो कहने का मतलब यह है कि गण का संबंध व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को दर्शाता है। ग्रह नक्षत्रों के अनुसार गण 3 प्रकार के होते हैं, देवगण, राक्षसगण, मनुष्यगण। देव प्रवृत्ति का मनुष्य सात्विक धार्मिक होगा, राक्षस प्रवृत्ति का मनुष्य क्रोधी तामसी होगा, और मनुष्य जो होता है, तामसी मनुष्य जो होता है वो राक्षस प्रवृत्ति का होता है। और सामाजिक स्तर में मेल होना आवश्यक है, इससे आपसी प्रेम भाव बढ़ता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से दूसरा सवाल करते हैं, और ये भी काफी महत्वपूर्ण है। कुंडली मिलान में भकूट और नाड़ी मिलान कितना महत्व रखता है, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखो, भकूट का संबंध जीवन या आयु से है और इसमें परस्पर सामंजस्य को देखा जाता है। वर कन्या में कैसा सामंजस्य रहेगा विवाह के बाद, ये चीज भकूट से देखी जाती है। ये भकूट क्या है? भकूट मतलब होता है 12 राशियों के समूह को भकूट कहते हैं। क्या? 12 राशियों का जो समूह है, मेष से लेकर मीन राशि तक, ये भकूट है। और एक राशि से दूसरे राशि का अगर मैत्री संबंध है तो गुण अच्छा होगा, और एक राशि से दूसरी राशि शत्रु है तो ये भकूट गुण 0 हो जाएगा। तो भकूट गुण विवाह के बाद वित्तीय समृद्धि, परिवार कल्याण की स्थिति और सामंजस्य को दर्शाता है। शादी के बाद वर वधू का काम कैसा चलेगा, ये भी भकूट से ही पता चलता है। अब तीसरी बात, नाड़ी। नाड़ी का संबंध संतान से है। ये अंतिम 8वां गुण है जो अधिकतम अंक रखता है, माने 8 अंक रहते हैं इसमें। नाड़ी शरीर में
रक्त प्रवाह और ऊर्जा को दर्शाता है। वर वधू दोनों की नाड़ी एक हो तो इसे नाड़ी दोष माना जाता है। इसमें विवाह नहीं किया जाता है। लेकिन अगर एक ही नक्षत्र हो और उसके चरणाक्षर भिन्न भिन्न हों और एक ही नाड़ी हो तो विवाह करने में कोई बुराई नहीं होती है। नाड़ी दोनों की एक हो लेकिन ब्राह्मण वर्ण न हो तो भी नाड़ी दोष नहीं लगता है। ब्राह्मण वर्ण को ही नाड़ी दोष लगता है, ये बात समझ लीजिए। ब्राह्मण जाति नहीं, ब्राह्मण वर्ण को। फिर से कह रहा हूं, ब्राह्मण वर्ण को, ब्राह्मण जाति को नहीं। कुछ लोग सोचते हैं मैं तो ब्राह्मण, अरे नहीं ब्राह्मण हो, जो वर्ण के हिसाब से उसको देखो, उसके हिसाब से दोष लगेगा। समान चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को ढकेलते हैं और संतान सुख में बाधा डाल सकते हैं। और सचमुच में यदि नाड़ी दोष है, ब्राह्मण वर्ण है, उसका परिहार नहीं हो रहा है तो विवाह के 15 साल 20 साल बाद भी विवाह के टूटने की और विवाह में कलह और तनाव की स्थिति उत्पन्न होती हुई देखी गई है। जय मां विंध्यवासिनी। अगला सवाल करें उससे पहले पंडित जी से ये जानते हैं। पंडित जी, एक सवाल ये जो उन लोगों के लिए है जिनकी कुंडली नहीं है और वो बिना गुण मिलाए, बिना कुंडली मिलान के शादी कर लेते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में यही कहना चाहेंगे कि उनका प्रचलित नाम तो होगा ना, उनका प्रचलित नाम तो होगा ना। जैसे आपका नाम है विपनेश, तो आपका प्रचलित नाम हुआ, रोहिणी नक्षत्र है आपका। अब रोहिणी नक्षत्र से लड़के का जो नाम होगा, उसका जो प्रचलित नक्षत्र होगा, दोनों का प्रचलित नक्षत्र जो होगा, उसी के आधार पर मिलापक कर लेंगे। वर्ण, वस्य, तारा, यौन, भकूट सब आ जाएगा और उससे मतलब कि काफ़ी हद तक चीज़ें साफ हो जाएंगी, काफ़ी हद तक चीज़ें मतलब कि पता लग जाएंगी और उसके आधार पर भी विवाह किया जाता है। और कई बार ऐसी शादियां भी होती हैं जिसमें ये चीज़ भी नहीं देखी जाती है, तो उनका कैसा शादीशुदा जिंदगी रहती है? सही बात तो ये है कि पहले देखी ही कुंडली नहीं, होने के बावजूद पहले तो देखी ही नहीं जाती थी। हम लोगों का जब विवाह हुआ था तो उसमें तो ये देखा ही नहीं गया था, ठीक है। न यही देखा गया था, न लड़की देखी गई थी, न कुछ देखा गया था। केवल बातचीत हो गई दो परिवारों में, विवाह होना है, विवाह हो गया। बिल्कुल सही कहा। पहले तो कोई ना चलन ही लड़की नहीं था। देखी जाती थी, न लड़की की फोटो आती थी, न कुछ होता था। सब कुछ भगवान भरोसे होता था और जिंदगी चल भी जाती थी। लेकिन पुराने लोग तो इन बातों को मानते थे। बस चलिए, आपने अपने साथी को नहीं देखा लेकिन कुंडली नाम से ये तो पता करते सब मानते थे, लेकिन ये चीजें बहुत कम प्रचलन में थी। अच्छा। आज जितना ये प्रचलन में है मीडिया के माध्यम से, उतना प्रचलन में नहीं थी चीजें। सत्य बात कह रहा हूँ, क्योंकि मैं काशी और प्रयाग के मध्य का रहने वाला हूँ। हाँ, काशी और प्रयाग के मध्य का रहने वाला हूँ, तो ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जितनी सनातन प्रक्रियाओं को हमारे यहाँ लोग फॉलो करते हैं, उतना शायद ही किसी जगह फॉलो करते होंगे। लेकिन वहाँ भी इस चीज़ पर विचार नहीं किया जाता था। 14 साल 13 साल 12 साल की उम्र में लड़कों की शादियाँ होती थी, तो इन सब चीज़ों का विचार नहीं किया जाता था। लेकिन अब इन सब चीज़ों पर वहाँ भी गहनता से विचार किया जाता है, गंभीरता से विचार किया जाता है। और काफ़ी शादियां तो इसलिए लेट हो जाती हैं कि कुंडली का मेलापक ही नहीं मिलता है, इसलिए विवाह में देर नहीं अंधेर हो जाती है। जरा उन लोगों के लिए बताइए जो परिवार की मर्जी नहीं है, कई बार अपनी मर्जी से कर लेते हैं, लव मैरिज कर लेते हैं, तो वहाँ पे ये सब कुछ नहीं देखते आजकल। तो उन लोगों की लाइफ फिर किस तरीके से, ऐसा नहीं है कि सभी असफल होती, कई बार सक्सेसफुल भी हमने देखी हैं शादियाँ। बात तो सही कह रही हो। और जैसा आज समाज का परिवेश है, उसमें ये तो नहीं कहा जा सकता कि लव मैरिज गलत है। लव मैरिज इसलिए नहीं गलत है कि एक दूसरे को जानबूझ करके, एक दूसरे को समझ बूझ करके और एक दूसरे के विचारों से तारतम्य बैठ रहा है और उससे अगर विवाह किया जा रहा है, तो ये कोई अनुचित बात नहीं है जी। कि इसलिए कि लड़का और लड़की की मानसिकता अगर मैच कर रही है और साल 2 साल 3 साल से एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के टेम्परामेंट से परिचित हैं, एक दूसरे की आदत खामियों और खूबियों से परिचित हैं, एक दूसरे के गुण से परिचित हैं,
तो शायद वो अच्छे जीवन साथी साबित हो सकते हैं। लेकिन अब इसमें बात ये है कि जो हमारा सनातन धर्म है, अब सनातन धर्म में रामचरितमानस जो है, ये एक बड़ा मतलब कि मानव जीवन का बहुत बड़ा जो है संविधान है, जीता जागता संविधान है। रामचरितमानस में 4 विवाह की चर्चा होती है। पहला विवाह जो होता है वो नारद का विवाह है। नारद विश्वमोहिनी से अपना विवाह करने जाते हैं और उसमें कोई मीडिएटर नहीं होता है, कोई मध्यस्थ नहीं होता है, बल्कि वो खुद भगवान विष्णु से मुंह मांग करके बंदर का और जा करके वहाँ स्वयंवर में पहुँच जाते हैं जी। अवंत में स्वयंवर में उनको लज्जित होना पड़ता है और आकर के भगवान विष्णु को श्राप दे देते हैं, विवाह नहीं होता है। दूसरा विवाह भगवान शिव का है। भगवान शिव के विवाह में पार्वती की तरफ से नारद जी थे और भगवान शिव की तरफ से सप्तर्षि थे मीडिएटर के रूप में। तो भगवान शिव और पार्वती का विवाह आज भी लोगों के लिए आदरणीय और अनुकरणीय बना हुआ है। बिल्कुल। तीसरा विवाह प्रभु श्री राम का है। प्रभु श्री राम के विवाह में जनकपुर से सदानंद ब्राह्मण मीडिएटर थे और इधर अयोध्या की तरफ से विश्वामित्र जी मीडिएटर थे। बाद में वशिष्ठ जी भी गए, लेकिन विश्वामित्र जी भी मीडिएटर थे। वो राम लक्ष्मण के साथ गए थे, विवाह हुआ। आज भी सीताराम की जोड़ी सबके हृदय में विराजमान है। चौथा विवाह जो आता है प्रसंग में, वो शूर्पणखा का विवाह आता है जी। शूर्पणखा वेश बदल करके पंचवटी में राम जी के पास आई थी और बोली कि हमारे समान त्रिभुवन में कोई सुंदरी नहीं और आपके समान कोई सुंदर नहीं, इसलिए हम आप एक दूसरे के योग्य हैं, आप मुझे अपनी भार्या के रूप में स्वीकार करें। प्रभु श्री राम ने विनीत भाव से कहा कि मैं तो शादीशुदा हूँ, ये मेरी पत्नी है और मेरा लक्ष्मण छोटा भाई जो है कुंवारा है, उससे आप बात करिए। लक्ष्मण के पास जाती हैं, लक्ष्मण कहते हैं मैं तो उनका दास हूँ, विवाह करने का मेरा क्या औचित्य है। फिर वो राम के पास जाती है, फिर लक्ष्मण के पास जाती है। इस तरह से वो जाते आते झुझला जाती है और वो सोचती है कि सारे कांटा की जड़ ये महिला है, इसी को अगर मैं खा जाऊं तो सारा काम ठीक हो जाएगा। और वो सीता के ऊपर विकराल रूप धारण करके ज्यों झपट्टा मारना चाहती है, ठीक है, त्यों ही राम जी के संकेत पर लक्ष्मण जी ने उसका नाक कान काट लिया। तो ये लव मैरिज था। इस लव मैरिज में नाक कान कट गई। तो काफ़ी कुछ परिणाम नाक कान कटने के भी आते हैं लव मैरिज में। जो शादियां नहीं सफल होती हैं, बहुत बुरी तरह से खराब होती हैं। जो आपने बात की शायद इसी वजह से कि आपसे अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है। एक पॉइंट पर जाके जब आप एक दूसरे को समझना बंद कर देते हैं, तब ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसीलिए और दूसरी बात, अगर सामाजिक मध्यस्थता के बीच विवाह होता है तो उसमें आदमी के अंतर थोड़ी सी हया रहती है, थोड़ी सी शर्म रहती है कि इस रिश्ते को चलाना है। और जहाँ कोई सामाजिक बंधन नहीं होता है, कोई सामाजिक प्रतिबंध नहीं होता है, कोई सामाजिक भय नहीं होता है, वहाँ आदमी उच्च श्रृंखल होकर के उद्दंडता पूर्वक सब कुछ मैं हूँ ऐसा सोच करके अमर्यादित आचरण करने लगता है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है वैवाहिक जीवन को चलाना। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो पंडित जी ने कहा कि ये रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें शुरुआत से लेकर आखिरी तक एक दूसरे के लिए प्यार, मान, सम्मान हमेशा बना रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसे भी हों। और जब इसकी कमी हो जाती है तो फिर दिक्कतें रिश्ते में पैदा होने लगती हैं और फिर दूसरे लोग उसमें जब आते हैं तो खाई और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये मात्र 2 लोगों के बीच की बात है। आगे बढ़ते हैं। क्या नाड़ी दोष होने पर विवाह नहीं करना चाहिए? कुछ परिस्थितियों में किया जा सकता है क्या? आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए, अगर नाड़ी दोष है तो क्या कुछ परिस्थितियों में विवाह हम कर सकते हैं या फिर बचना चाहिए? नाड़ी दोष का प्रभाव विशेषकर संतान पर पड़ता है, लेकिन शास्त्रों में तो ये भी लिखा हुआ है कि एक नाड़ी भवेन मृत्यु विवाहादौ विचारणीयम। अगर एक नाड़ी हो जाए वर कन्या दोनों की तो मृत्यु योग बनता है। ये विवाह के प्रारंभ में ही विचार करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। लेकिन नाड़ी का संबंध संतान से है और हमारी समझ से नाड़ी का संबंध ब्लड ग्रुप से है। ऐसे में धारणा यही है कि नाड़ी दोष होने पर विवाह नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर नाड़ी दोष होने पर
नक्षत्र और चरण भेद हो, या नक्षत्र के स्वामियों में परस्पर मित्रता हो, या राशियों के स्वामी में परस्पर मित्रता हो और कुंडली में इन स्वामियों की स्थिति शुभ भाव में हो, तो नाड़ी दोष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। या जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि ब्राह्मण वर्ण न हो तो नाड़ी दोष नहीं लगता है। ऐसी स्थिति बनने पर विवाह किया जा सकता है। नाड़ी दोष होने पर वर वधू की जन्म कुंडलियों में संतान योग जरूर देखना चाहिए। अगर संतान योग अच्छा है तो नाड़ी दोष बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं होगी। दोनों की कुंडली में संतान योग उत्तम है तो नाड़ी दोष का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। क्या भकूट दोष होने पर भी विवाह हो सकता है? अब पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, अब भकूट दोष के बारे में भी बता दीजिए। देखिए, अगर भकूट दोष का जो प्रभाव होता है वो वर वधू के आपसी संबंधों पर पड़ता है। सामंजस्य वाली चीज है ये। भकूट दोष होने पर यदि राशियों के स्वामियों में परस्पर मित्रता हो तो भकूट दोष प्रभावहीन हो जाता है, जिससे विवाह के बाद वर वधू के जीवन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर ये आपस में शत्रु हों, इनका सदाष्टक योग हो, तो अमंगल की स्थिति उत्पन्न होती है। वैसे भी अगर 25 गुण से ज़्यादा मिल रहे हों और भकूट दोष हो तो भकूट को नहीं देखना चाहिए। जितना अमंगलकारी नाड़ी दोष है उतना अमंगलकारी भकूट दोष नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं आकांक्षा जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। नमस्कार पंडित जी, मैं आकांक्षा भोपाल से। पंडित जी, मेरी शादी 26 अप्रैल 2021 में हुई थी। उसके बाद बहुत परेशानियां आई। मेरा बच्चा भी एक चला गया। हमारा केस लगा हुआ कोर्ट में। तलाक कब तक आपस में जानना चाहती हूँ। आकांक्षा, अप्रैल 2025 तक आपके तलाक की संभावना है और अप्रैल 2025 के बाद आपके पुनः विवाह की भी संभावना है। आपको चाहिए कि ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम। इस मंत्र का अगर आप 10 माला जब 50 दिन कर लें तो निश्चित रूप से आपके जीवन से अमंगल दूर हो जाएगा और आपके जीवन में खुशियां आ जाएंगी। ये मंगल का पौराणिक मंत्र है। ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम। इस मंत्र का अगर 10 माला जब 50 दिन आपके द्वारा कर लिया जाए तो आपके वैवाहिक जीवन में जो भी तनाव की स्थिति है उससे आप पार पा जाएंगी और आपका एक अच्छा जीवन फिर से शुरू हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली मिलान आपको सही जीवन साथी चुनने और शादी के बाद एक सुखी वैवाहिक जीवन में हेल्प करता है। इसी से जुड़ी जरूरी जानकारी दे रहे हैं आपको पंडित जी आज। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब जल्दी से बात करते हैं मांगलिक दोष की, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या मांगलिक दोष हमेशा अमंगल करता है? आइए जानते हैं। पंडित जी, बहुत बार आपने मांगलिक दोष के बारे में बात की है, लेकिन इतना भी कम पड़ता है। आज फिर हम बात करते हैं इसी पर। इन 36 गुणों के अलावा कुंडली में मांगलिक दोष पर भी विचार किया जाता है। कुंडली में मांगलिक दोष होना आम बात है, लेकिन कुछ भावों में मंगल की उपस्थिति के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। कुंडली में मांगलिक दोष निरस्त होने के कई योग बनते हैं। लग्ने बेच पाताले जा मित्रे चाष्टमे कुजऊ भर्ता पत्नी विनाशाय पत्नी भर्ता विनाशकृत। लग्न से चौथे, 7वें, 8वें और 12वें स्थान में मंगल होता है तो मांगलिक दोष कहा जाता है। इसी तरह से चंद्र कुंडली से चौथे, 7वें, 8वें और 12वें स्थान में यदि मंगल हो तो उस कुंडली को चंद्र मंगली कहा जाता है। दोनों ही मंगल दोष हैं। यदि न मंगली चंद्र भृगु द्वितीये न मंगली पश्यति यस्य जीवः न मंगली केंद्रगते च राहु न मंगली मंगल राहु योगे। तो कहने का आशय ये है कि अगर मंगल पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि हो, मंगल राहु के साथ हो या केंद्रस्थ राहु हो
या चंद्रमा और शुक्र किसी की कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हैं, या मंगल नीच अपनी कर्क राशि में है, या मंगल सूर्य के साथ अस्त हुआ पड़ा है, तो मांगलिक दोष स्वतः नष्ट हो जाता है, वो उसका परिणाम समाप्त हो जाता है। किसी की कुंडली में मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में हो तो ये मांगलिक दोष बनता है। कुंडली मिलान में मंगल दोष का विचार बहुत महत्वपूर्ण है, और विवाह में अगर मांगलिक दोष का विचार ना किया जाए तो वैवाहिक जीवन में बहुत समस्याएं आती हैं। मांगलिक दोष के कारण परिवार में अनहोनी और रिश्ते टूटने की नौबत आती है। तो इसलिए किसी विशेषज्ञ व्यक्ति से मंगल का निष्कर्ष निराकरण करवाना चाहिए, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि मंगल ही है, लेकिन मंगल का परिहार शायद अंगुलियों पर गिने हुए 1-2 लोग जानते हैं। तो जब शास्त्रों का सम्यक अध्ययन करेंगे और पूरे गंभीरता से उसकी गहराई तक जाएंगे, तब आपको पता चलेगा उस मंगल के परिहार क्या क्या है। जैसे धनु राशि का मंगल 12वें घर में मांगलिक दोष नहीं देता, कर्क राशि का मंगल मांगलिक दोष नहीं देता, मंगल के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि मांगलिक दोष को निष्प्रभावित कर देता है। ये सब बहुत सी बातें हैं जिनको देखना चाहिए, और अगर इन सब चीज़ों को देख करके और ईमानदारी से मूल्यांकन किया जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। और अब कुछ किंवदंतियाँ भी इसके बारे में हैं, मंगल दोष के बारे में। जैसे 28 साल तक ही मंगल का प्रभाव रहता है। मैं पूछता हूँ किस शास्त्र में लिखा हुआ है, कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है कि 28 साल तक ही मंगल का प्रभाव रहता है? अरे मंगल का प्रभाव पूरे जीवन रहता है। जिसके मंगल लग्न में होगा ना, उसके नाक पर गुस्सा होगी। जिसका मंगल लग्न में होगा वो मतलब कि व्यापार नहीं करेगा, हर समय झगड़ा ही खरीदता घूमेगा, लड़ाई ही खरीदता घूमेगा, उसका क्रोध बाप रे अनियंत्रित होगा। लेकिन हाँ, अगर उस पर बृहस्पति की दृष्टि हो जाए, या कर्क राशि का मंगल हो, या और शुभग्रह की दृष्टि हो जाए, तो गुस्सा सौम्य हो जाएगा और वो तब सामान्य व्यक्ति हो जाएगा। मंगल चौथे भाव में शनि के साथ हो जाए, विवाह ही नहीं होगा, चाहे जितनी मेहनत कर लीजिए, 36वें वर्ष में विवाह होगा। मंगल शनि 7वें भाव में हो जाए तो एक विवाह की जगह 2 विवाह होंगे, विवाह टूटेगा। इसी तरह से मंगल शनि 12वें भाव में हो जाए तो चाहे जितने अच्छे से विवाह कर दिया जाए, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, विवाह को टूटने से कौन बचा पाएगा। बहुत सी बातें हैं जो कि मतलब कि देखने की है। केवल एक बात को देख करके कुछ नहीं कहा जा सकता है। सारी चीज़ों का, जैसे धर्म की परिभाषा बहुत व्यापक है, धर्म की परिभाषा बहुत व्यापक है। धर्म की परिभाषा में अगर एक चींटी हमसे मर जाती है तो ये महापाप है। चींटी भी अगर हमसे जानबूझकर मर जाती है तो ये महापाप है। लेकिन सीमा पर हमारा सैनिक दुश्मनों के 50 लोगों को एक साथ भून देता है तो क्या उसे महापाप लगेगा? नहीं, क्योंकि उसका उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, उसका उद्देश्य अपने देश की रक्षा करना था। तो इस तरह से अगर हमारा उद्देश्य पवित्र है तो ठीक है। तो कहने का मतलब यह है, मांगलिक गुणों का जो मेलापक है, जो मिलान है, इसको करना ही चाहिए और इसके परिहार को जानना ही चाहिए। परिहार को जान करके ही कोई निर्णय लेना चाहिए, तब वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले पंडित जी, जब हम आज इतने महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं और वो है विवाह से जुड़ा हुआ, शादीशुदा जिंदगी से जुड़ा हुआ ये हमारा विषय है, तो ये जो आप बता रहे हैं कुंडली मिलान बहुत महत्वपूर्ण है, गुण मिलान बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी शादी के बाद वो क्या जरूरी चीजें हैं जो रिश्ते को खूबसूरत बनाए रखती हैं, मैं इस पर जरूर बात करना चाहूंगी। एक छोटा, आप बोले उससे पहले एक छोटी सी बात ये मैं कहती हूँ कि शादी से पहले आप अपने रिश्ते को बहुत सीरियसली लेते हैं, हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखते हैं, लेकिन शादी के बाद अक्सर लोग रिश्ते को कैजुअल ले लेते हैं और वो जो इम्पोर्टेंस होती है वो खत्म हो जाती है। क्यों? देखो, बात तुम सही कह रही हो। देश काल परिस्थिति के अनुसार ये सब मान्यताएं बदली हैं, ठीक है। सनातन धर्म में विवाह की चर्चा तो है, लेकिन विवाह विच्छेद की चर्चा किसी शास्त्र में नहीं है। विवाह होने की चर्चा तो है, विवाह होता है इस तरह से, लेकिन विवाह विच्छेद भी हो
ये किसी 18 महापुराण, 4 वेद, 6 शास्त्रों में कहीं वर्णन नहीं है कि इन परिस्थितियों में विवाह का विच्छेद कर दिया जाए, लड़का अलग हो जाए, लड़की अलग हो जाए, कहीं कुछ नहीं। विवाह हो गया तो दोनों का अंतिम संस्कार भी इसी वैवाहिक जीवन में होगा। लेकिन वही है ना, यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, पश्चिमी देशों की संस्कृति हमारे देश में प्रवेश कर चुकी है। इसलिए अब अगर 10 शादियां हो रही हैं तो उसमें 3 तलाक के नौबत में भी बातें जा रही हैं। समाज में हो रहा है, इस सच्चाई से हम आंख नहीं मूंद सकते हैं, इसको मानना पड़ेगा। अगर इसके पीछे देखा जाए कारण क्या है, तो इसके पीछे कारण, हमारे समझ से जो कारण समझ में आता है वो ये कारण है कि एक दूसरे के प्रति विश्वास की कमी। जी। अगर सीता को विश्वास था कि राम चाहे पेड़ के नीचे रहेंगे, मेरी रक्षा करेंगे, तो सीता ने राजा जनक जैसे मायके को छोड़ा और राजा दशरथ जैसे चक्रवर्ती सम्राट के ससुराल को छोड़ा और राम जी के साथ पैदल वनवास के लिए निकल गई। पत्नी को अगर विश्वास हो जाए कि मेरा पति अंतिम श्वास तक मेरी रक्षा करेगा, अगर उसे ये भरोसा हो जाए तो विश्वास करो, विवाह में कभी टूटन आ ही नहीं सकती है। लेकिन पुरुष से विश्वास देने में नाकामयाब रहता है कि मैं तुम्हारी रक्षा हर सूरत पे करूंगा। जी बिल्कुल। क्योंकि परिवार के इन्फ्लुएंस में आकर के, ममाज बॉय बन करके इस तरह का एक्टिव हो जाता है बच्चा शादी के बाद कि पत्नी के मन में संदेह के घेरे बन जाते हैं कि ये तो हमें कभी भी त्याग सकता है, ये मुझे कैजुअली लेता है, ये मुझे सीरियस नहीं लेता है, ये मेरे जीवन के प्रति गंभीर नहीं है। तो ऐसे में पत्नी का विश्वास कम होने लगता है। विवाह टूटने का मुख्य कारण जो है वो ये है। और दूसरी बात, विवाह टूटने का जो मुख्य कारण है आध्यात्मिक ज्ञान की कमी। पति और पत्नी का संबंध हमारे शास्त्रों में कैसा होता है, इसके ज्ञान का सर्वथा अभाव। अनसुईया के पदगहि सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता, ऋषि पत्नी कह सुख अधिकाई, आशीष देई निकट बैठाई। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सुन सब राजकुमारी, अमित दानि भरता वैदेही, अधम सो नारी जो सेवन तेही। अनसुईया जी जो है सीता जी को पतिव्रता धर्म बताती हैं और बताती हैं कि माता पिता भाई बहन एक सीमा तक सुख देने वाले हैं, लेकिन जो भरता है, जो पति है, वो मतलब भगवान विष्णु की तरह सब प्रकार के आपको सुखों को देने वाला है। और वो अधम नारी है जो अपने पति को सेवित नहीं करती है, सेवा नहीं करती है। जग पतिव्रता 4 विधि अहि, वेद पुराण श्रुति यस कहि, उत्तम के यस बस मन माही, सपने हूँ आन पुरुष जग नाही। मध्यम परपति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, धर्म विचारी समझ कुल रही, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति यस कही। बिनु अवसर भय ते रह जोई, तुलसी नारी अधम जग सोई। परपति वंचक रतिजो करई, रौरव नरक कलप सत परई, पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। ये अनसुईया जी का और सीता जी का संवाद है। तो आज बहुत सी बातों में महिलाएं पुरुषों से कहती हैं कि किस पुराण में लिखा हुआ है कि पुरुष ये कर सकते हैं और महिला नहीं कर सकती है। किस पुराण में लिखा हुआ है कि आप ये नशा कर सकते हैं और मैं नहीं कर सकती हूँ? किस पुराण में लिखा हुआ है, किस वेद में लिखा हुआ है कि आप कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं? बराबरी की बात। तो देखो ऐसा है, ये कलिकाल है और कलिकाल ने अपना प्रभाव जमाया है। हम जहाँ तक जानते हैं, जहाँ तक मेरी मान्यता है, आध्यात्मिक ज्ञान और अपने मतलब के शास्त्रों का अवगाहन अगर वर कन्या को बचपन से ही कराया जाए और वर कन्या में धार्मिक संस्कार बचपन से ही दिए जाएं, तो कभी विवाह विच्छेद की स्थिति नहीं आएगी और कभी विवाह में तनाव की स्थिति नहीं आएगी।
विवाह में कभी तनाव की स्थिति नहीं आएगी, जी। क्योंकि ये देश जो है सतियों का देश है। ये देश जो है सतियों का देश है। यहाँ अनसुईया जैसी सती, सावित्री जैसी सती पैदा हुई और जिन्होंने यमराज से भी अपने पति को बचा लिया। तो सबसे ज़्यादा मुझे जो लग रहा है, आज जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है उसके लिए कारण है कि हमारा जो परिवार संयुक्त था वो परिवार अब न्यूक्लियर होता जा रहा है, और समाज का जो हमारे ऊपर प्रतिबंध होता था कि अगर इस तरह का आप आचरण करेंगे तो आपका खाना दाना सबके यहाँ से बंद हो जाएगा, आपका हुक्का पानी बंद हो जाएगा, आप किसी के घर बुलाए नहीं जाएंगे, आप आमंत्रित नहीं किए जाएंगे, ये सब तमाम सामाजिक प्रतिबंध होते थे। आपके यहाँ कोई पानी नहीं पिएगा, इस तरह के प्रतिबंध होते थे। तो लोग इस भय से लाज शर्म करके रिश्ते को निभाते थे। लेकिन आज बिल्कुल स्वच्छंदता है, कोई किसी को कुछ पूछने वाला नहीं है। तो इसलिए ये सब सामाजिक चीज़ें हैं जिनके कारण भी ये प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। ये आप नहीं कह सकते कि केवल लड़कियों की गलती के कारण विवाह टूट रहा है या लड़कों की गलती के कारण विवाह टूट रहा है। विवाह टूटने के बहुत ढेर सारे कारण हैं, जिस पर प्रकाश कितना डाला जाए वो कम है। देखिए, जनरेशन गैप भी है और परिस्थितियां बदली हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो पंडित जी और मैं जिस पॉइंट पर हम बात करना चाह रहे हैं कि परिस्थितियां कैसी भी रहें दोनों तरफ से, क्योंकि रिश्ता एक तरफ से कभी नहीं चलता। एक हाथ से जैसे ताली नहीं बजती है, वैसे रिश्ता एक तरफ से कभी नहीं चल सकता, दोनों तरफ से रिश्ता चलता है। तो एक दूसरे के प्रति आप प्यार मान सम्मान हमेशा रखें, और जब दुख की घड़ी है तब तो आपको और ज्यादा डटकर एक दूसरे के साथ खड़े रहना है। कभी कभी देखा गया है कि गुण मिलान भी विशेष उत्तम है, मंगल दोष मिलान भी उत्तम है, फिर भी विवाह के बाद तनाव और तलाक तक बात पहुंचती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? यही बात अभी पंडित जी हम कर भी रहे थे। इसमें ज्योतिष की बात मैं बताऊं विपिनेश, तो ज्योतिष की बात एक मेरे समझ में आती है, जो कोई कुंडली मिलाने वाला नहीं देखता है। क्या है वो? और जिसे मैं जरूर देखता हूं वो ये है, अगर लड़के की जन्म लग्न लड़की का शत्रु या मृत्यु भाव है तो ये विवाह कभी चल नहीं सकता, और लड़की का जन्म लग्न यदि लड़के का शत्रु भाव या मृत्यु भाव है तब भी ये विवाह नहीं चल सकता है। कुंडली में चाहे 35 गुण मिल जाएं, कुंडली में चाहे दोनों मांगलिक हों, कुंडली में चाहे सारी खूबियां हों, लेकिन ये एक ऐसी कमी है जिसकी चर्चा अभी तक कोई करता ही नहीं है। जो बात मैं कह रहा हूं इसकी चर्चा कोई करता ही नहीं है। लेकिन अगर इस विषय पर गंभीरता से ध्यान दिया जाए, जैसे कोई वृश्चिक लग्न में पैदा हुआ, उससे छठे भाव का लग्न हुआ मेष, अगर लड़की का मेष लग्न है और लड़के का वृश्चिक लग्न है तो निश्चित रूप से दोनों एक सदाष्टक योग में चले गए, तो ये विवाह चलने की स्थिति में नहीं रहेगा। इस विवाह में एक दूसरे को एक शत्रु समझेगा, एक दूसरे को एक मृत्यु समझेगा, ये परिस्थिति उत्पन्न होगी। और इस विषय को बहुत गंभीरता से देखना चाहिए। अगर ये कुयोग न बने तो और जो भी दोष होंगे कुंडली के, वो तो मतलब कि अपने आचरण और चरित्र से ठीक किए जा सकते हैं। लेकिन ये ऐसी परिस्थिति है जो विवाह में कलह की स्थिति पैदा ही कर देगी, और अगर न पैदा हो तो कुछ ऐसी दैवी आपदाएं आएंगी जिससे विवाह छत बिछत हो जाएगा। हम कहते हैं कि बहुत अच्छा दाम्पत्य जीवन हो, लेकिन पति की एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाए, पत्नी को कुछ हो जाए, तो ये भी तो आपत्ति है ना। दोनों में सामंजस्य रहा फिर भी कुछ अप्रिय घटना हो गई, तो ये अप्रिय घटनाएं होती हैं इन परिस्थितियों में। इसलिए इसका मूल्यांकन जरूर करना चाहिए कुंडली में। अगर ये सही नहीं है तो कुंडली में हाँ कभी नहीं करना चाहिए विवाह के लिए। जी पंडित जी, अब सवाल का जवाब। अब मैं आपको बताता हूं कि सिर्फ गुण मिलान ही सुखी और सफल वैवाहिक जीवन की गारंटी नहीं है। विवाह से पहले गुण मिलान के अलावा और भी कई अहम बातों पर ध्यान देना जरूरी है। गुण मिलान तो वर वधू की चंद्र राशि नक्षत्र से ही मिलाए जाते हैं, और मंगल दोष भी लग्न और चंद्र के अनुरूप ही होता है। लेकिन कुंडली में अन्य ग्रह भी हैं जिनको गुण मिलान के समय नहीं देखते हैं। ये ग्रह महत्वपूर्ण हैं। सप्तम भाव सप्तमेश, दाम्पत्य सुख के लिए सप्तम भाव का विशेष महत्व होता है। यहाँ एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, कारक
विवाह का कारक भी देखा जाता है। विवाह का कारक ग्रह कौन होता है? सबकी कुंडली में एक ही कारक होता है, वो होता है शुक्र। दिव्यांगना वाहन वस्तुभूषा चिंता तुकारिया भृगुणा बुधेंद्र। विवाह के सबके कुंडली में, लड़का हो या लड़की, कारक कौन होता है? शुक्र। शुक्र की स्थिति का मूल्यांकन कुंडली में जरूरी है। अगर शुक्र अस्त है या शुक्र नीच राशि में है तो विवाह होने के बाद अगर लड़के की कुंडली में ये कमी है तो लड़का इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर लड़की की कुंडली में है तो लड़की को गर्भ धारण करने में समस्या उत्पन्न हो सकती है। ये सब बहुत सी बातें हैं। सप्तम भाव साझेदारी का भी होता है। विवाह में साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में सातवें में कोई पापग्रह नहीं होना चाहिए। सप्तम भाव में अगर 2 पापग्रह हों तो एक से अधिक विवाह करवा देते हैं, विवाह टूटता ही टूटता है। सप्तम भाव की तरह सप्तमेश पर भी कोई पापग्रह का प्रभाव नहीं होना चाहिए, ना ही सप्तमेश किसी अशुभ भाव में स्थित होना चाहिए। इस बात का भी कुंडली मिलान के समय विचार करना चाहिए। और सप्तम भाव का स्वामी मृत्यु भाव में नहीं होना चाहिए, शत्रु भाव में नहीं होना चाहिए, इसका भी विचार करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। गुण मिलान के अलावा कुंडली के किन भाव को गौर से देखना चाहिए, इन पर गौर करना चाहिए, आइए जान लेते हैं। पंडित जी और बताइए। कुंडली मिलान के अलावा कुंडली का द्वादश भाव और द्वादशेश देखना भी बहुत जरूरी होता है। द्वादश भाव को दाम्पत्य सुख के लिए अहम माना गया है। द्वादश भाव जो होता है ना, वो अपने पति या पत्नी का रोग स्थान होता है। अपने पत्नी का रोग स्थान होता है, वो द्वादश भाव होता है। और ये सैया सुख का भी भाव माना गया है। तो द्वादश भाव और इसका अधिपति मालिक द्वादशेश पर किसी भी प्रकार के पापग्रहों का प्रभाव दाम्पत्य सुख की हानि कर सकता है। द्वितीय भाव और द्वितीयेश विवाह का अर्थ है एक नए जीवन की शुरुआत। द्वितीय भाव को धन और कुटुंब भाव कहते हैं और ये पति या पत्नी का मृत्यु भाव भी है। अगर सप्तम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में होगा किसी की कुंडली में तो उसकी पत्नी मरेगी, विधुर योग होगा। और अगर किसी लड़की की कुंडली में द्वितीय भाव में सप्तम का स्वामी होगा तो वो विधवा होगी। लेकिन कब? जिस राशि में वो बैठा है उस राशि की जब महादशा चलेगी और जो ग्रह वहां बैठा हुआ है उसकी जब अंतरदशा चलेगी तब ये फल मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो द्वितीय भाव से पारिवारिक सुख का पता चलता है। ऐसे में द्वितीय भाव और द्वितीय भाव के स्वामी पर किसी पापग्रह का प्रभाव दंपत्ति को पारिवारिक सुख से वंचित कर सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली मिलान करते हुए गुण मिलान के अलावा किन चीजों पर और गौर करना चाहिए, आइए जानते हैं। तो पंडित जी वो और कौन सी चीजें हैं कुंडली मिलान के दौरान उन पर ध्यान जरूर देना चाहिए? देखो, गुण मिलान के अलावा वर और वधू का पंचम भाव और पंचमेश ये देखना होता है। जब मनुष्य जन्म लेता है तब जन्म लेने के साथ ही वो ऋणी हो जाता है। इन्हीं जन्मजात ऋणों में से एक ऋण है पितृ ऋण, जिससे संतानोत्पत्ति के द्वारा मुक्त हुआ जाता है। पंचम भाव से संतान सुख का ज्ञान होता है। पंचम भाव और इसके अधिपति पंचमेश पर किसी पापक ग्रह का प्रभाव दंपत्ति को संतान सुख से वंचित करता है। इस तरह वर वधू के अष्टम भाव या अष्टमेश को भी देखना बहुत जरूरी होता है। भावी दंपत्ति की आयु जानना चाहिए, वो बहुत जरूरी होता है। अष्टम भाव और अष्टमेश से आयु का विचार किया जाता है। अष्टम भाव और अष्टमेश पर किसी पापग्रह का प्रभाव दंपत्ति की आयु को छीण करता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं कुंडली मिलान से जुड़ी उन बातों की जिनको आपको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं पंडित जी कुछ और ऐसी बातें जब कुंडली मिलान करने बैठें तो उस समय किसी भी विद्वान के पास अगर कोई फैमिली गई है तो उन्हें और किन बातों पर गौर करना चाहिए? देखिए, सप्तम भाव और सप्तमेश, द्वादश भाव द्वादशेश, द्वितीय भाव द्वितीयेश, पंचम भाव और पंचमेश, अष्टम भाव और अष्टमेश के अलावा दाम्पत्य का नैसर्गिक कारक ग्रह शुक्र पुरुषों के लिए और गुरु स्त्रियों के लिए जरूरी होता है। वर की कुंडली में शुक्र और कन्या की कुंडली में बृहस्पति पर पापक ग्रहों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। वर या कन्या की कुंडली में दाम्पत्य सुख के नैसर्गिक कारक शुक्र और गुरु
पाप प्रभाव में पीड़ित हैं या अशुभ भाव में स्थित हैं तो दाम्पत्य सुख की हानि कर सकते हैं। इन सभी के अलावा वर और वधू की कुंडली में विंशोत्तरी दशा को भी देखना चाहिए, महत्वपूर्ण होता है। वर या कन्या की कुंडली में महादशा और अंतरदशा को भी कुंडली मिलान में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वर या कन्या दोनों ही पर पाप और अनिष्ट ग्रहों की महादशा या अंतरदशा एक ही समय में आना दाम्पत्य सुख के लिए बहुत हानिकारक है। और एक की अच्छी दशा है, एक की बुरी दशा है तो सामंजस्य बन जाएगा। लेकिन दोनों का एक साथ राहु शुरू हो जाए, दोनों का एक साथ शनि शुरू हो जाए, दोनों का एक साथ मंगल शुरू हो जाए, दोनों का लग्न एक हो, तब बहुत हानिकारक स्थिति बनती है। ऐसे में इनको नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। आज के हमारे ईमेल लकी कुंडली विजेता हैं संगरूर पंजाब के रहने वाले गौरांग अरोड़ा और इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। गौरांग जी, स्वागत है आपका कालचक्र में और बहुत बहुत मुबारकबाद। आपकी डिटेल पंडित जी के पास मौजूद है, आप अपने सवाल कर सकते हैं। आप हाँ जी, राम राम पंडित जी। राम राम। दो सवाल थे मेरे। एक्चुअली मेरे को जुलाई 2019 से आंतों में दिक्कत बनी हुई है, सूजन और घाव बने हुए हैं, तो ये कब तक ठीक हो जाएंगे और कोई उपाय बता दीजिए। और साथ में मेरा करियर भी लास्ट 2 साल से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी तो उसके बाद से खत्म ही हुआ पड़ा है, तो मुझे बिजनेस करना चाहिए या जॉब करनी चाहिए, किस लाइन में करना चाहिए। बस ये 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऐसा है गौरांग बेटा, आपका सिंह लग्न में जन्म हुआ है, कुंभ राशि है आपकी, और आपके रोग भाव का स्वामी शनि वो 10वें भाव में बैठा हुआ है। शनि जो है आंतों का कारक है और रोगेश है और सप्तमेश है, जिसके कारण एक तरह से ये मान के चलिए कि आंतों में स्वेलिंग होना, आंतों में घाव होना, ये सब चीज़ें इसमें स्वाभाविक होती हैं। इसके लिए अगर आयुर्वेद के किसी योग्य चिकित्सक से आप परामर्श लें तो जल्दी से जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। और आपको बताना चाहूँगा कि आपके कुंडली में शुक्र ग्रह उच्च का है और आपके आजीविका भाव का स्वामी शुक्र है। आप अगर नौकरी करेंगे तो उसमें तो सिर्फ आपकी किसी तरह से जीविका चलेगी, लेकिन यदि आप कॉस्मेटिक का या प्रसाधन सामग्री का या फैशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ का व्यापार करें तो उसमें आप बहुत उन्नति को प्राप्त हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, आपकी तबीयत कैसे ठीक होगी इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। आधा किलो सरसों का तेल, 1 किलो काली उड़द की दाल और 3 मीटर नीले रंग का आसमानी रंग का कुर्ते का कपड़ा, ये आप 7 शनिवार किसी ज़रूरतमंद को दान कर दीजिए। विश्वास करिए, 7 शनिवार दान करते ही आप रोग मुक्त हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और 5 पत्ती तुलसी के जीभ पे रख करके, और गंगा जल हो तो बहुत उत्तम, नहीं तो मिनरल वाटर से तुलसी के 5 पत्तों को, आप काली तुलसी के 5 पत्तों को निगल जाइए। ये उपाय आप 40 दिन लगातार करिए और किसी प्रकार का तामसी भोजन मत करिए। बाजार में बनी हुई कोई वस्तु अगर आप खरीद कर खाते हैं तो ऐसा कतई मत करिए। केवल घर में बना हुआ भोजन और बिना तेल मसाला का बना हुआ भोजन कुछ दिनों तक करिए। जब आप स्वस्थ हो जाएंगे तब आप चाहे जो अपना खान पान रखें, लेकिन अभी स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए आपको थोड़ा सा खान पान में शुचिता जरूरी है। जय मां विंध्यवासिनी। और सीकर से गुंजन जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। स्वागत है आपका, प्रश्न कीजिए पंडित जी से। हेलो पंडित जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते पंडित जी, मैं गुंजन बोल रही हूँ। मेरे 2 प्रश्न है पंडित जी, एक मेरे पति के बारे में और एक मेरे बेटे के बारे में। मेरे पति विदेश में है, उनको ना 3 महीने से कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, वो नौकरी छूट की थी उनकी। और 15 मार्च 2024 को उनकी सीजनशिप की तारीख भी थी, उसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया। और मेरा बेटा है, उसकी 11 सितंबर 2003 टाइम 12:25 दोपहर के, उसकी भी फाइल जुलाई में लगी हुई है। पंडित जी, क्या वो विदेश जाएगा? कोई उपाय बताइए। देखिए, पति का तो अभी आपके जो भाग्य है वो ठीक नहीं चल रहा है गुंजन। पति के आपके अच्छे समय की शुरुआत होने में जहाँ तक मुझे लग रहा है सितंबर तक का समय लग जाएगा। 15 सितंबर के बाद काफ़ी कुछ चीज़ें इनके जीवन में सकारात्मक होने लगेंगी और ये रोजगार परक भी हो जाएंगे।
जहाँ तक आपने अपने बेटे के बारे में प्रश्न पूछा है तो उससे पंचम से नवम का स्वामी चंद्र मंगल हैं और चतुर्थ दशम की स्थिति में है। अभी फाइल पास होने में तो मुझे देर लगता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप सितंबर के बाद प्रयास करें तो सफलता मिल सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। विनीता पांडे जी भागलपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं अपने सवाल के साथ। स्वागत है, पूछिए अपना सवाल पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। जी मैं अपने बच्चों के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी। बड़े बेटे का नाम है उत्सव कुमार, जन्म है 8 फरवरी 2004 और छोटे बेटे का जन्म है 27 मई 2005। दोनों के भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। पहले आपके बड़े बेटे के भविष्य के बारे में बता दूं। द्वितीय सप्तमेश बृहस्पति और शुक्र तृतीय एकादश है, एकदम सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर। उत्सव का भविष्य बहुत अच्छा है। वो जिंदगी में अपने हर मुकाम को पालेगा, उसमें किसी के सहयोग की जरूरत नहीं होगी। और दूसरा प्रश्न आपका छोटे बेटे के बारे में है तो बताना चाहूँगा, छोटे बेटे का भी भाग्य अच्छा है। थोड़ा ये चंचल है और बुद्धिमान तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसका भी भविष्य बहुत बढ़िया है। और आपके दोनों बेटियों का भाग्योदय 24वें और 25वें साल में हो ही जाएगा। आप एकदम भाग्यशाली हैं। आपके दोनों बेटे लायक और योग्य हैं। इन्हें थोड़ा सा कहिए कि रोज हो सके तो दुर्गा चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया करें और सुबह सूर्योदय के समय सूर्य को जल दे दिया करें। इससे इनका आत्मविश्वास बना रहेगा और स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आपकी शादी में देरी हो रही है? क्या आपके लिए मनचाहा रिश्ता नहीं आ रहा है? क्या हर बार बात बनते बनते बिगड़ रही है? तो कौन से उपाय आपकी इन हर उलझन को सुलझा सकते हैं? आइए जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, वैवाहिक विलंब और प्रतिबंध के उपाय मैं आपको बताना चाहूँगा। आज के समय में ये बहुत बड़ा एक प्रकार का समाज में दोष हो गया है। विवाह में देर नहीं अंधेर हो रही है, और उसके जो कारण मुझे दिमाग में समझ में आते हैं, एक कारण तो ये है कि बच्चे जब तक विवाह करने के योग्य होते हैं तब तक माता पिता से ये कहते हैं कि मुझे अपने करियर में ठीक से मजबूती से खड़ा होने दीजिए, और उसके बाद जब वो ठीक से खड़े हो जाते हैं तो तब तक समय बहुत आगे भाग गया होता है, और फिर विवाह के लिए कहीं कुंडली का मैच नहीं होता, कहीं परिवारों का मैच नहीं होता, कहीं कोई मैच नहीं होता, जिसके कारण विवाह में देर नहीं अंधेर हो जाती है। मंगल दोष के कारण भी विवाह में बहुत देरी होती है। हमने तो देखा है 40% ऐसी जन्म कुंडलियां सामने आती हैं जिसमें मांगलिक दोष नहीं है, लेकिन महारथियों ने ये कह करके कुंडली को रिजेक्ट किया है कि इसमें मांगलिक दोष है। वो अपनी अल्पज्ञता, अपने अध्ययन की कमी के कारण उस बात का निराकरण नहीं कर पाते कि अगर मंगल दोष है तो उसका परिहार भी उसमें छिपा हुआ है। परिहार को न देख करके केवल मंगली कह करके और 2 कुंडलियों को रिजेक्ट करना, ये तो महापाप है। अगर आप किसी विषय पर वार्ता करें तो उसमें पूर्ण रूपेण आपको उस विषय का मर्मज्ञ होना चाहिए, और नहीं तो उस विषय पर आपको वार्ता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके कहने मात्र से सामने वाले की जिंदगी प्रभावित होगी। तो अगर किसी के कुंडली में सचमुच में मांगलिक योग है तो मंगल स्तोत्र का हर रोज पाठ करना चाहिए, सौभाग्य अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, मंगल यंत्र की विधि पूर्वक स्थापना करनी चाहिए, सौंदर्य लहरी का श्लोक संख्या 1 से 27 तक का रोज पाठ करना चाहिए, सोंठ, सौंफ, मौलीश्री के फूल, लाल चंदन समान मात्रा में पानी में मिलाकर मंगलवार को स्नान करना चाहिए। विवाह में देरी हो रही है तो और भी कोई उपाय किए जा सकते हैं। रामचरितमानस के शिव पार्वती विवाह का प्रसंग जो है, इसे 11 सोमवार तक पाठ करना चाहिए। विवाह में देरी हो रही है तो गणेश रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। कनक धारा स्तोत्र का 21 पाठ 90 दिन तक सुबह करना चाहिए। हर रोज तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना चाहिए। अपने बेडरूम में राधा कृष्ण की प्रतिमा रखनी चाहिए। पत्नी को पति के बाईं ओर ही सोना चाहिए।
अपने बेडरूम में गहरे रंगों का प्रयोग न करें। पति या पत्नी इत्र का प्रयोग जरूर करें। और शुक्रवार को देवी को सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। शुक्रवार को खट्टी चीज़ों का सेवन करने से बचें, तो इससे भी होने वाला दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत और नमस्कार।